सो हे बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रूम क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। सो गाइज यार, आज मैं इस वीडियो में एक नया सेशन, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, पिछले साल जब टर्म 2 एग्जाम हो रहा था तब चैप्टर 3, चैप्टर 4 मतलब यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 टर्म 2 में आ रहा था। काफी ज्यादा बच्चों का डिमांड था, बच्चे काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि पूरे YouTube चैनल पे किसी ने भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के क्लास 10th के अकॉर्डिंग, क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस किसी ने नहीं पढ़ा रखा। मैंने काफी मेहनत किया और फाइनली यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 मैंने पढ़ाया और आप बच्चों लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला था और काफी ज्यादा कमेंट भी मेरे को मिला था और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने किया था और मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट भी किया। दैट्स वाई मैं यूनिट 4 और यूनिट 5 भी पढ़ा पाया। ठीक है, बट जैसे ही टर्म 2 का एग्जाम खत्म हुआ, जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, अभी आज का जो 22-23 का सेशन स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे बच्चे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की चीजें को यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं और उनको मेरे यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के वीडियोस मिल रहे हैं। बच्चे थोड़ा बहुत वॉच कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है और बच्चे काफी डिमांड कर रहे हैं कि सर यूनिट 1, यूनिट 2 कब पढ़ाओगे। तो लो यार, मैं आ गया हूं यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखो, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आपको बस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको सर्च करना है। प्लेलिस्ट पे आने के बाद आप देखो, वहां पे सर्च करो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आपको मिल जाएगा, है ना। 3 चैप्टर तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो भी मैं आने वाले कुछ हफ्तों में करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सर पिछले साल और इस साल के चैप्टर्स में कुछ पार्ट कटा है, सिलेबस कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, पिछले साल यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में जो चीजें थी इस साल भी वही है। तो मैं दोबारा क्यों उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, है ना। जब मैंने इतना मेहनत करके इतनी अच्छी वीडियो मैंने बनाया है यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 का, तो दोबारा बनाने का कोई सेंस नहीं निकलता है। यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने नहीं पढ़ाया था, तो उसका वीडियो मैं बना दे रहा हूं जो इस सेशन के बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो यार आज यूनिट 1 जो है वो नाम है लॉज रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है सच में यार। मैं तो पीसीएम बैकग्राउंड से हूं, ये कॉमर्स वाली चीजें बहुत सर के ऊपर से निकलती हैं, बट फिर भी मैंने काफी अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है आपको ये समझाने के लिए और कोशिश करूंगा यार कि अच्छे से अच्छे लाइफ टाइम डेली लाइफ के एग्जांपल्स देकर ये चैप्टर को समझा पाऊं, क्योंकि ट्रस्ट मी वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 बहुत आसान है बच्चा लोग, बट यूनिट 1 जो है ना बहुत टफेस्ट है। इसीलिए बच्चे जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लिए यूनिट 1 जब वो पढ़ रहे होंगे तो उनके ऊपर से चीजें निकल रही होंगी और उनको ये सब्जेक्ट बहुत बेकार लग रहा होगा। बट ट्रस्ट मी यार, ये वीडियो के बाद ना आपको ये चैप्टर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये, कुछ इतना नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम में इसके जो बड़े बड़े टर्म्स है ना, जैसे यहीं पे देख लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है सर, आगे ऐसे काफी सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। बस आपको उन वर्ड्स को समझना है और आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। और यार सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करोगे तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए यार चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो देखो यार, ये चैप्टर हो सकता है मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में हो सकता है, या फिर मैं 2 पार्ट में भी ये चैप्टर खत्म कर सकता हूं। चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, जिसमें हमको चेक पढ़ना है, एंडोर्समेंट क्या होता है वो पढ़ना है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजनरी जो रिसिप्ट्स होते हैं वो हो गया, है ना। ये सारी चीजें मतलब बहुत लेंथी चैप्टर है। तो मैं कोशिश करूंगा यार 2 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करने का, और नहीं हो पाता है तो मैं 3 वीडियो लूंगा, आपका 3 वीडियो का टाइम लूंगा और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यार इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस यूनिट 1 में जिसका नाम है क्या नाम है भाई, इस यूनिट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम लेन देन, खरीदारी करने के लिए या बिजनेस करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हम पैसों का, करेंसीज का, पैसों का यूज करते हैं। अगर मुझे अपने कस्टमर को या अपने वेंडर से कुछ सामान उनको कुछ बेचना है या कोई सर्विस देनी है किसी को, तो हम लोग किस तरीके से पैसे को एक्सचेंज करते हैं, या तो हम करेंसी के फॉर्म में डायरेक्ट हम कैश के फॉर्म में उनको पैसा देते हैं,
या हम उनको चेक के फॉर्म में पैसा देते हैं, या प्रोमिसरी नोट देते हैं कि भाई हम मेरे पास आज तो पैसा नहीं है बट हाँ 10 तारीख तक मैं आपको पैसा दे दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, तो प्रोमिसरी नोट बनाकर मैं दे सकता हूं, है ना, या बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में दे सकता हूं। ये सारी जो चीजें हैं ना, इन्हीं चीजों को हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नेगोशिएबल का मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और जनरली पार्ट 1 यूनिट 1 का पार्ट 1 ये वीडियो है, और इस वीडियो में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जनरल वाली चीजें, लाइक क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फीचर्स क्या है, क्यों जरूरी है ये, ठीक है, और चेक क्या होता है, कितने टाइप के चेक होते हैं, ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्या मीनिंग है, सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अ डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल एंड गिव्स राइट टू कलेक्ट मनी। ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसको मैं आपको देकर आपसे मैं पैसा ले सकता हूं। जैसे मैंने बैंक में चेक दिया, तो चेक एक क्या है, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है जो मैंने बैंक को दिया और बैंक उसके बदले उसमें लिखा हुआ जो पैसा है वो कैश के फॉर्म में मुझे दिया। ठीक है, अभी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या ये सिर्फ चेक के फॉर्म में होता है? नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक के फॉर्म में भी होता है, प्रोमिसरी नोट्स के फॉर्म में भी होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में भी होता है। ये चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में ही समझना है कि चेक क्या होता है, किस तरीके से हम चेक से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर किसी कस्टमर को कैश पैसा देना है, मेरे पास कैश नहीं है, तो मैंने चेक काट के चेक पे वो अमाउंट लिख के दे दिया, है ना। अब वो मैं चेक क्या एक पेपर का टुकड़ा है, बट उस पेपर का क्या हर पेपर का टुकड़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है? नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मैं कोई व्हाइट कोरा पेपर लेता और उस पर ऐसा साइन मारता और लिख देता कि लो भाई 500 रुपए, है ना, ये तुमको दे दिया। ऐसा तो फिर दुनिया चलती रहती, है ना। फिर तो जिसको कोई गरीब ही नहीं होता, जिसको जितना पैसा है वो व्हाइट पेपर को फाड़ा, साइन किया और लिख दिया, वो बन गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं, इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ टर्म्स में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो करेंसी कैश के फॉर्म में हो सकता है, चेक के फॉर्म में हो सकता है, प्रोमिसरी नोट्स के फॉर्म में हो सकता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में हो सकता है। इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 करके इन तीनों चीजों को समझेंगे और किस तरीके से इन तीनों को हम एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखो और भी कुछ चीजें यहां पे लिखा हुआ है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट। क्या है भाई, एक और दूसरे टर्म में भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो देखो ध्यान से, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जो गारंटी देता है पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू ए स्पेसिफाइड पर्सन को। अगर मैं किसी पर्सन को एक चेक काट कर दे रहा हूं, है ना, एक चेक लिया, उस चेक पे मैंने लिख दिया 5000 रुपए और मैंने अपना साइन करके सामने वाले पर्सन को दे रहा हूं, तो उस पर्सन को मैं वादा कर रहा हूं, उस पर्सन को मैं क्या कर गारंटी ले रहा हूं कि भाई उस पे लिखा हुआ पैसा तेरे को मिल जाएगा अगर तू बैंक में ये चेक जाकर जमा करता है तो। ठीक है, तो क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो गारंटी देता है सामने वाले पर्सन को, जिससे वो चेक मिला है उसको, उस पे लिखी हुई जो चीजें हैं, जो पैसा है, वो उसको मिलने की गारंटी होता है। ठीक है, इट रिक्वायर पेमेंट आइदर अपॉन डिमांड और सेट अ टाइम एंड इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो मैंने चेक आपको दिया है, जो चेक मैंने 5000 का चेक आपको दिया है, उस पे कुछ कंडीशंस भी हो सकता है। आपने वो डिमांड किया कि यार तू मुझे 10,000 रुपए दे, तो मैंने 10,000 का चेक काट कर दे दिया, तो चेक क्या हुआ? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ। क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दूसरा मतलब क्या होता है? चेक एक ट्रांसफरेबल रिटेन डॉक्यूमेंट हुआ। तो मैं एक ट्रांसफरेबल, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मैं अपने पास से तुम्हारे पास मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। और जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज्यादा मान्यता है, ऐसा कोई कोरा कागज वाला नहीं, लाइक चेक, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, लाइक प्रोविजनरी नोट्स, उस पर चीजें लिखी है, उसको आरबीआई गवर्नमेंट भी उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मांगती है, उसको डॉक्यूमेंट मांगती है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स।
है ना। अब तुम मांग रहे से 5,000 डिमांड की है तो मैं 5,000 काट के दे दिया, या फिर मुझे तुमको पैसा देना है बट मैं ये चाहता हूं कि तुम 10 तारीख, आज मान लो 5 तारीख है, मान लो आज है 5 अगस्त, है ना, मैं तुमको एक चेक देना चाहता हूं, मैं तुमको एक चेक देना चाहता हूं, बट मैं ये चाहता हूं कि तुम उस चेक का यूज कब कर पाओ। तुमको मैंने चेक दिया और तुम तुरंत बैंक गए और उस चेक को भजा लिए और तुम पैसा ले लिए कैश के फॉर्म में, है ना, तुरंत कर सकते हो ये काम। बट मैं चाहता हूं कि तुम एक पर्टिकुलर टाइम पे ही तुमको वो पैसा तुम निकाल पाओ, उससे पहले तुम ना निकाल पाओ। तो मैंने 5 अगस्त को एक चेक इशू किया तुम्हारे नाम का, जिसमें मैंने लिखा 5,000 रुपए, और उसमें मैंने एक डेट भी मेंशन कर दिया कि भाई 10 अगस्त। तो अब वो चेक तुम 10 अगस्त को ही उसको क्लियर आउट कर पाओगे, भजा पाओगे बैंक में जाकर, उससे पहले वो चेक को तुम यूज नहीं कर पाओगे। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग भी ये काम करता है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करता है कि भाई अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो ये चेक मैं तुमको दूंगा, ये जो चेक मैं तुमको दिया हूं वो तब भजेगा बैंक में, तब आपको उसका कैश मिलेगा जब आपका ये काम कंप्लीट कर दोगे। ऐसा चेक पे लिख के दे सकता हूं, ठीक है। तो जब तुम बैंक वाले के पास जाओगे तो बैंक वाला पढ़ेगा तो वो बोलेगा भाई क्या इसका ये काम हो गया है, तो पहले वो मेरे से कंफर्म करेगा क्या आपका बंदा जो चेक लेकर आया है उस पे आपका जो काम है वो हो गया है। मैं बोलूंगा हाँ वो काम हो गया है, तब बैंक वाला आपके चेक को अप्रूवल करेगा और आपको उसके बदले कैश देगा, ठीक है। इस तरीके से इन चीजों का यूज करेंगे हम लोग। ओके, अब देखो, अब a negotiable instrument may be made payable to 2 or more payee jointly, or it may be made payable in the alternative to any one of two or one or some of the several payee। इसका मतलब क्या होता है यार, मैंने एक चेक इशू किया इंडिविजुअल पर्सन को, मैं एक चेक इशू किया तुम्हारे नाम का, तो उस चेक पे तुम्हारा नाम लिखकर मैंने डाल दिया कि इस बंदे को 5,000 रुपए। अब तुम अपने बैंक में जाओ, उस चेक को जमा करो, है ना, बैंक में जाओ चेक को जमा करो, क्योंकि अब वो जो चेक वाला, जो बैंक वाला जब तुम्हारा चेक देखेगा तो उस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा, तो वो ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा आ जाए, फिर वो बोलेगा अपना आधार कार्ड दो, तो तुम्हारे आधार कार्ड से चेक पे लिखा हुआ नाम को मैच करेगा, जब मैच कर जाएगा देन वो बैंक जो मैनेजर है आपको वो चेक के बदले आपको कैश देगा, है ना। या तो इस तरीके से, या चेक पे मैं 2-4 लोगों का नाम लिख के पैसा लिख दूं और वो 2-4 लोग का जाओ, मतलब मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का भी होता है, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को देने के काम नहीं, मैं इंडिविजुअल के साथ साथ 2 या 2 से अधिक पेई को भी मैं एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पैसा दे सकता हूं, ठीक है। आगे, दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर इन वे सब्स्टिट्यूट्स फॉर कैश, ये एक कैश का सब्स्टिट्यूशन है ना। देखो यार, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, वो कैश लेकर नहीं घूमते रहते हैं, बहुत रिस्की होता है, करोड़ों लाखों मिलियन ट्रिलियन कैशेस बोरे में कैश लेकर अगर जाएंगे घूमेंगे, कोई भी चोरी कर लेगा, कोई भी बंदूक दिखाकर उनसे लूट लेगा, तो कैश बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है ऐसे बड़े बड़े रिच पीपल को हैंडल करने के लिए, तो वो कैश को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कैश की जगह पे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे चेक का यूज करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज करते हैं, या प्रोमिसरी नोट्स का यूज करते हैं। इनको कैरी करना भी आसान होता है और ये वन ऑफ द सेफेस्ट भी है। पैसा कोई भी चोरी करके लेके भाग गया और वो उसको यूज कर सकता है, बट चेक पे किसी और व्यक्ति का नाम लिखा है और उसको कोई और चुरा के ले गया, वो तो यूज ही नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि नाम तो किसी और का लिखा हुआ है। तो एक तरीके से काफी ज्यादा सेफफुल सिक्योरिटी देता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं डिटेल में कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने ये चश्मा उठाया और ये तुमको ट्रांसफर कर दिया, तो नेगोशिएबल किया मैंने तुम्हारे साथ, मैंने तुमको एक ट्रांसफर किया। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई रिटेन डॉक्यूमेंट्स। तो दोनों अगर आपस में इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ट्रांसफरेबल रिटेन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक तरीके का ट्रांसफरेबल रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है, इन द फॉर्म ऑफ चेक, इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजरी नोट्स, प्रोवाइजरी नोट्स, ठीक है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुम मान सकते हो, तो इन तीनों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है।
किसको तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मान सकते हो? तो जो करेंसी नोट्स होते हैं, पैसा, करेंसी नोट्स इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी बिल, पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर, हुंडी, ये सबको तुम लोग क्या है, नहीं मान सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बट इन तीनों को तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान सकते हो। ये एक ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है और उस पर लिखी हुई चीजें वो सामने वाला बंदा को मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? चलो थोड़ा सा और देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। कुछ लाइंस यहां पे लिखी हुई हैं, ध्यान से देखना। The legislation that govern this instrument in India is known as the Negotiable Instruments Act. तो ऐसा किसी भी कोरा कागज को तुम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा आरबीआई जो है, जो मेन सबसे बड़ा बैंक लेन देन वाला काम जो करता है, बैंक जो है आरबीआई, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कि किस चीज को तुम एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो और किस चीज को नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला जो फंडा है ये कब लागू हुआ था? 1881 में आया था, ठीक है। तुम मान लो तुमको ये एक तुम्हारा एक गांव है, इस गांव, ये तुम्हारा एक विलेज ए है। पुराने जमाने में मान लो तुम विलेज ए में रहते हो, तुमको जाना है विलेज बी, और विलेज बी ये है 200 किलोमीटर। अब तुम चल दिए, बाइक उठाए, बाइक लिए तुम, है ना, बाइक लिए, तुम इसके ऊपर बैठे और तुम चल दिए पैसा लेकर, है ना। अच्छा खासा तुमने पूरे बैग भर के पैसा कैश 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 लेके जा रहे हो, और बीच में 2-4 डाकू लोग आए, खूब सारे ये गुंडे लोग आए और तुम्हारे पैसे को, कैश को लूट के भाग गए। और उन कैश का वो बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं, तुम उसको रोक नहीं पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डकैत वाला चीजें, चोरी हो जाना, कोई भी कैश को लेके ज्यादा अमाउंट में तुम कैश लेकर जा रहे हो तो तुमसे कैश को छीन लेना, उसका गलत इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इस सारी चीजों को कम करने के लिए 1881 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत कुछ चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा गया, ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट्स कहा गया, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको ट्रांसफर कर दो और उसमें लिखी हुई वो चीजें उस बंदे को मिल जाएगी। उसके अलावा उस डॉक्यूमेंट का कोई और थर्ड पर्सन यूज कर ही नहीं सकता। तो इससे क्या हुआ? तुम अपना एक चेकबुक लेके चल दिए मार्केट, अब सामने वाला तुम पे डकैत करे, वो चेक का यूज ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उस पे उसका ना ही नाम है, ना ही मैं साइन कर रहा हूं, ठीक है। अब मार पीट के जबरदस्ती ठेंगा लगवा के साइन करवा के कर ली, वो बात अलग है ना, वो बात अलग है। बट पहले से तो कैश के कंपेयर में तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेफ है, ठीक है। Now the act come into existence mainly to facilitate trade and commerce activities by giving legal recognition to this instrument. तो जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया तो जनरली ये एक्ट किनके लिए आया था? उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं या जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, बहुत ज्यादा पैसों का लेन देन करते हैं, उन लोगों के लिए जनरली ये आया था, ठीक है। और ये एक लीगल रिकॉग्नाइजेबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको सरकार भी मानती है और पूरी दुनिया और आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, अच्छा पहले जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करता था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करता था, नाउ द ट्रेडिंग एंड बिजनेस कम्युनिटी वुड हैव हैड टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंसी नोट, है ना। तो जो ट्रेडिंग या जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी या जो बिजनेस करने वाले लोग थे, उनको बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंसी नोट्स को हैंडल करना पड़ता था। 20-20 पुलिस वाले 20-20 गार्ड लेकर उनको पैसों को यहां से वहां ले जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा खर्चा होता था, बहुत ज्यादा अनसेफ था ये सारी चीजें, ठीक है। विच वुड बी हाई रिस्की एंड इनकन्वीनियंट अफेयर्स, जो कि बहुत रिस्की और बहुत ज्यादा बेकार चीज हुआ करता था, ठीक है। नाउ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज दैट दे आर इंडिपेंडेंट और स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को कहीं तुम यूज करोगे तो वहां यूज करने के लिए तुमको उसके साथ और भी 10-15 डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे। ये अकेला ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको सिर्फ एक दिखाने से तुमको जो लिखा है उस पर वो आराम से मिल जाएगा।
जैसे कैश, मैंने किसी दुकान को 10 रुपए दिया तो सामने दुकान वाला ये थोड़ी ना बोलता है क्या प्रूफ है कि भैया ये 10 रुपए नोट है, तुम 10 रुपए का, तुम मेरे को प्रूफ दो कि ये 10 रुपए का नोट जो तुम मेरे को दे रहे हो ये सही है ना, ये नकली नहीं है, तुम मेरे को प्रूफ दो। ऐसा तो नहीं बोलता ना कोई दुकान वाला। तुम 10 रुपए का नोट दिए, उसने चुपचाप 10 रुपए का नोट अपने गले में डाला और तुमको पैसा दे दिया, है ना। उसी तरीके से नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, नेगोशिएबल ट्रांसफर जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी सेम होते हैं। आप सामने वाले को दो, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा और उस पर लिखी हुई जो अमाउंट है उसको आपको कैश के फॉर्म में दे देगा। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता, बस एक डॉक्यूमेंट लगेगा, आपकी पहचान। ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। भाई दिक्कत तो नहीं है समझने में। एक ऐसा ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट्स जो सामने वाले को मैं दूंगा और सामने वाला उसका यूज करके उस पर लिखे हुए अमाउंट या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन को आराम से फुलफिल कर पाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लीजिए, नहीं तो आगे चैप्टर में मैं इन टर्म्स का यूज करूंगा ना तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म सबसे पहले ड्रॉवर। ड्रॉवर का मतलब क्या होता है, ड्रॉई का मतलब क्या होता है और पेई का क्या मतलब क्या होता है, जरा इसको समझ लीजिए। ड्रॉवर का मतलब क्या होता है, द ड्रॉवर इज अ पर्सन हु साइन द चेक ऑर्डरिंग द बैंक टू पे द अमाउंट। मतलब आप हो, ये मतलब ये मैं हूं, ठीक है। मैंने एक चेक इशू किया, उस पे डाल दिया अमाउंट 5,000 रुपए मैंने डाला और मैंने अपना साइन करके जिस भी बंदे को देना है ये चेक, है ना, जिस बंदे को, मतलब ये आप हो, मुझे आपको पैसा ट्रांसफर करना है, कितना, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए मेरे को आपको ट्रांसफर करना है। तो मैं कैश के फॉर्म में आपको नहीं देना चाहता हूं, नहीं है मेरे पास कैश, ठीक है, मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत देना चाहता हूं। उसके लिए मेरे पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेरे पास चेक है। तो मैंने चेक पे आपका नाम डाला, है ना, पेई नेम। चेक पे मैं यहां पे आपका नाम डालूंगा जिसे कहते हैं पेई। पेई का मतलब क्या होता है, ये आप हो और ये मैं हूं, ठीक है। मैं पैसा दे रहा हूं आपको, तो आप हुए मेरे लिए क्या हुए, आप पेई, और मैं आपके लिए क्या हुआ, ड्रॉअर। ठीक है, अब मैं ये साइन करके ये चेक किसको दे दिया, आपको दे दिया। अब आप क्या करोगे, आप जाओगे कहां, वो चेक लेकर आप अपने बैंक में, है ना, आप अपने यानी आप जो हो अपने बैंक जाओगे, है ना। बैंक में किसको दोगे, बैंक में जो बैंक मैनेजर होगा या जो भी बैंक में एम्प्लॉय है उनको दोगे। तो बैंक क्या हो जाएगा आपके लिए, बैंक हो जाएगा ड्रॉई, बैंक कहलाएगा ड्रॉई। मैं कहलाऊंगा ड्रॉयर क्योंकि मैं पैसा दे रहा हूं आपको, आप मेरे लिए पेई हो गए और आप उस चेक लेकर बैंक में जाओगे तभी तो आपको उसका पैसा मिलेगा, है ना। तो वो बैंक आपके लिए या मेरे लिए हो जाएगा ड्रॉई। ड्रॉई का मतलब द ड्रॉई इज द बैंक ऑन विच चेक इज ड्रॉन, जहां से चेक आप भजाओगे, ठीक है। और पेई कौन हो गया, द पेई इज अ पर्सन टू हुम द सम ऑफ मनी एक्सप्रेस इन ऑर्डर टू पेएबल। समटाइम ड्रॉयर एंड पेई आर द सेम पर्सन। देखो, ठीक है, मैं हो गया ड्रॉअर, मैं चेक काट रहा हूं तो मैं हो गया ड्रॉयर। किसके लिए काट रहा हूं, आपके लिए, तो आप हो गए पेई, ठीक है। और आप जब ये चेक लेकर बैंक में जाओगे तो बैंक आपके लिए क्या हो गया, बैंक हो गया ड्रॉई, ठीक है। कभी कभी ड्रॉयर और जो पेई है दोनों एक ही पर्सन होता है। जैसे मुझे अपने बैंक से पैसा निकालना है, मुझे अपने बैंक से पैसा निकालना है, ठीक है। मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, पुराने जमाने में एटीएम नहीं हुआ करता था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना चेक लिया, चेक पे पेई की जगह पर मैंने लिख दिया सेल्फ। सेल्फ का मतलब मैं खुद पैसा निकालना चाहता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया 5,000 रुपए और साइन करके मैं अपने कहां गया, मैं अपने बैंक में गया। तो क्या मैं, देखो, ड्रॉयर भी मैं हूं, यहां इस केस में ड्रॉयर भी मैं हूं और पेई भी मैं हूं, बट ड्रॉई कौन होगा, मेरा बैंक। तो जब ये चेक लेकर मैं बैंक में दूंगा तो बैंक जो होगा, ड्रॉई जो होगा, वो मेरे को उसके बदले 5,000 रुपए दे देगा और उस चेक को रख लेगा। क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई के बारे में।
चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे ये क्या हो गया, ये पैसा। चलो अभी क्या करो, आपको एक चीज दिखाता हूं। चलो अभी नहीं, आगे मैं दिखाऊंगा, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज इस तरीके का होता है। प्रोमिसरी नोट्स कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि इतने तारीख तक आपको अकाउंट में मैं इतना पैसा डाल दूंगा या आप चेक के थ्रू दे दूंगा, ये होता है प्रोमिसरी नोट्स। और ये हो गया हमारा चेक। चेक तो आप घर में देखे ही होगे, नहीं देखे हो तो पापा से बोलो, पापा आप अपने बैंक का जरा चेकबुक दिखाना, तो आप जरा चेकबुक को देखो, इस तरीके का आपका चेक दिखता है। ठीक है, ये सब होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसके अलावा और किसी को नहीं माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्या फीचर्स क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, तो देखो, must be in writing. The writing can be one anything that is readily transferable and that has a degree of permanence. आपका जो negotiable instrument है वो पहली चीज written form में होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे चेक पे भी तो आप नाम लिखते हो, पैसा लिखते हो, साइन करते हो, तो इस फॉर्म में होना चाहिए। ये फर्स्ट फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। दूसरा है मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और ड्रॉयर। ड्रॉयर का साइन जरूर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे। पहला क्या बोला, पहला जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा, उस पे मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और ड्रॉयर। आपका चेक है तो आपका उस पे साइन होना चाहिए। ठीक है, द सिग्नेचर कैन बी एनी प्लेस ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इस पूरे जो इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में कहीं भी आगे पीछे कहीं भी आप कम से कम 2 सिग्नेचर तो जरूर करना, होना ही होना चाहिए। ठीक है, आगे है मस्ट बी डेफिनाइट ऑर्डर टू प्रोमिस टू पे, है ना। डेफिनाइट ऑर्डर होना चाहिए कि भाई उसमें लिखा होना चाहिए कि 5,000 कितना पे करना है, 5,000 पे करना है या 500 रुपए पे करना है। वो जो भी पेएबल अमाउंट है वो उस पर होना चाहिए। जो भी आप प्रोमिस कर रहे हो सामने वाले को, वो अच्छी तरीके से उस पर लिखा होना चाहिए। तो मैं चेक अगर आपको देता हूं तो आप, अच्छा मैं अभी प्रोमिस करने वाली बात है ना, तो आप जैसे मैं अभी पर्स से, सब लोग आप अपने मम्मी से मांगो, जाओ अपनी मम्मी के पास जल्दी 100 रुपए का नोट मांगो। तो देखो ये मैंने 100 रुपए का नोट निकाला, ठीक है ना। तो ये 100 रुपए का नोट निकाला, तो ये एक्चुअली पता है ये 100 रुपए का नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कैसे सर, यार ये तो है तो एक कागज, बट सरकार इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहती है और उसकी गारंटी भी लेती है। क्यों? क्योंकि सरकार इस पे लिखी हुई है। अब पैसा मम्मी जल्दी से अपने जेब से 10 रुपए का नोट हो, 50 रुपए का नोट हो, चाहे कोई भी हो, जल्दी से आप लोग निकालिए। और देखिए स्टार्टिंग में गांधी जी का जहां फेस बना, बगल में एक कुछ प्रोमिसरी नोट लिखा हुआ है, कुछ नोट लिखा हुआ है। देखिए मैं पढ़ के बताता हूं। इस पे लिखा हुआ है कि आई प्रोमिस टू पे द बेरियर द सम ऑफ 100 रुपी, मतलब, और नीचे आरबीआई के गवर्नर का साइन है। तो आरबीआई के गवर्नर ये प्रोमिस कर रहे हैं कि जिनको भी ये नोट मिल रहा है, या जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिनको भी मिल रहा है, उनको वो प्रोमिस कर रहे हैं कि इसके बदले वो उनको 100 रुपए देंगे। अब आप किसी बैंक में इसको ले जाकर दो, बैंक इसके बदले 100 रुपए आपको देगा, बट ये तो खुद ही एक नोट है ना। तो आरबीआई के गवर्नर ये आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, इन्होंने एक प्रोमिसरी नोट लिखा है सारे पैसों पे, प्रोमिसरी नोट डाल के रखा हुआ है कि जिनको भी ये मिलेगा, है ना, आरबीआई के गवर्नर उनसे प्रॉमिस करते हैं कि इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिनको भी बैरियर, जिनको भी ये पैसा मिले, जो भी इसके धारक होंगे, जिनके पास भी ये होगा, उनको मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसकी वैल्यू 100 रुपए है। ठीक है, तो ये एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। आरबीआई आपको ट्रांसफर कर रहा है, तो आरबीआई के लिए और आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से मस्ट बी डेफिनाइट ऑर्डर में और प्रॉमिस टू पे, उस पर पता होना चाहिए कि भाई मैं चेक पे भी लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे 5,000 रुपए, है ना। तो ये जो चेक है इसकी वैल्यू है 5,000, क्योंकि मैंने उस पर 5,000 लिख दिया और उस पर एक नोट ऑलरेडी लिखा रहता है।
आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अ प्रॉमिस मस्ट बी मोर देन अ मेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिबेट। देयर वर्ड्स लाइक आई, वी प्रॉमिस या आई प्रॉमिस या आई प्रॉमिस, आई पे, इस तरीके की चीजें लिखी होती है। जैसे आरबीआई के गवर्नर ने इस पे लिखा है कि आई प्रोमिसेस टू पे, उसी तरीके से आपके जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस पे ये एडवाइजरी नोट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा फीचर है मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए। जिसको भी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो उस पे कोई कंडीशन अगर आपने मेंशन कर दिया है, कोई कंडीशन अगर मेंशन कर दिया है तो वो डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई कंडीशन पे बेस नहीं होता है, अनकंडीशनल होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको दिया और कहा कि भाई ये जब तू क्या करेगा, जब तू मेरा साइंस की कॉपी लिख देगा, पूरा कंप्लीट कर देगा, तब इसके बदले तेरे को 100 रुपए मिल जाएगा। मैंने एक कंडीशन रखा, मैंने तुमको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जिसपे एक कंडीशन लिख दिया हूं कि जब तू मेरा साइंस की कॉपी कंप्लीट कर देगा तभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है एज अ पैसा काउंट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट जो डिमांड कर रहे हो, जो कंडीशन बता रहे हो, ऐसे डॉक्यूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। मस्ट बी इन ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे अ सम सर्टेन यानी आप जिसको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो उस पे जो भी अमाउंट आप लिखे, आपको मेंशन करना होगा कि सामने वाले को जो आप प्रॉमिस, जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो उस पे प्रॉमिस कर रहे हो ना, इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई चीजें मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, तो उस पे अमाउंट मेंशन होना चाहिए, सम सर्टेन, जो भी वैल्यू है, 500 हो चाहे 5000 हो चाहे 50,000 हो चाहे 5 लाख हो, ये सर्टेन वैल्यू मेंशन होनी चाहिए, तभी तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ काम आएगा, नहीं तो वो तो कागज कोरा है, ठीक है। एंड 6 है मस्ट बी पेएबल इन मनी, मतलब जब भी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मैं किसी बैंक में जाकर दूं या किसी ऐसे पर्सन को दूं तो वो पर्सन या वो बैंक उसके बदले मुझे पैसा दे, कैश दे, ठीक है। तो ये कुछ 6 मस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। आई होप आपको क्लियर आउट हो गए होंगे, ठीक है। अगला एक और पॉइंट है कि 7th पॉइंट है कि मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांडेड और एट अ डेफिनाइट टाइम। आप जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप जब दे रहे हो तो आप दो तरीके से दे सकते हो, या तो ऑन डिमांड दे दो, मतलब सामने वाले ने मांगा और आपने तुरंत चेक काटा और दिया और वो बंदा उसको तुरंत बैंक में जाके उसको आराम से भजा लेगा, उसको उसके बदले कैश मिल जाएगा, ऑन डिमांड दे दो। या दूसरा है कि आप उस पर डेट मेंशन कर दो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे डेट मेंशन कर दो, जैसे आज मान लो टुडे आज 5 अगस्त है, मान लेते हैं कि आज 5 अगस्त है, तो आप आज 5 अगस्त को आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इशू कर रहे हो किसी सामने वाले पर्सन के लिए, बट उसमें आपने डेट क्या मेंशन कर दिया है, 10 अगस्त, है ना। तो वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो 10 अगस्त को ही वर्किंग में आएगा, उससे पहले आप उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो या तो ऑन डिमांड डायरेक्ट सामने वाले को बिना डेट लिखे डायरेक्ट दे दो, सामने वाला तुरंत भजा लेगा, और अगर आप डेट मेंशन कर दियो तो उसी डेट को वो हो जाना चाहिए। या दूसरा एक और तरीका है कि आपने जो डेट मेंशन किया है उस डेट से 3 मंथ तक आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो वैलिड होता है। आप जो डेट लिखे हो लेकिन उसके नीचे आपको एक लाइन लिखना होता है कि वैलिड फॉर 3 मंथ, डेट के नीचे ये लिख दोगे तो उस डेट से 3 महीने तक ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप रखो। आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप रखे रहो, जब आपके पास टाइम मिले आप जाकर उसको बैंक में सबमिट करके उसके बदले कैश ले लेना, बट 3 महीने के अंदर। 3 महीने से ज्यादा हुआ तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए वैलिड नहीं रह जाएगा, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मस्ट बी पेएबल टू ऑर्डर और बियरर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मस्ट बी पेएबल टू ऑर्डर और बियरर, मतलब जिसको आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, है ना, जिसको आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बदले आराम से कैश ले पाए, है ना, कैश आराम से ले पाए, उसको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए,
ठीक है, आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज या कुछ भी प्रोमिसरी नोट, उस पे आप सारी चीजें लिख दिया, आपने उस पे अमाउंट मेंशन कर दिया, आपने उस पे साइन कर दिया, और यहाँ पे पे किसको पे कर रहे हो, किसको दे रहे हो, सामने वाले को, सामने वाले का XYZ नाम लिख दिया, तो वो बंदा आराम से उसको अपने बैंक में जाएगा और उसको उसके बदले उसका कैश मिल जाएगा। ठीक है, तो मस्ट बी पेएबल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो पेएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कागज, कोरा कागज उठाया, उस पर चीजें लिख दिया और सामने वाले को दे दिया, सामने वाला बैंक गया, बैंक वाला उसको लात मार के भगा दिया, बोलता है हट भाग यहां से, ये क्या ला कर आया है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो सामने वाले को, तो वो पेएबल होना चाहिए। जब वो बैंक या किसी पर्सन को दे तो उसके बदले उसको उसका पैसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझ लिए हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कितने टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला जो है, देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहला है बैरियर इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बहुत देर से आप बैरियर सुन रहे थे, है ना, ऑर्डर सुन रहे थे। क्या होता है ये बैरियर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, समझो। चलो, भूल तो नहीं गए। नेगोशिएबल का मतलब होता है क्या, ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट। भूलना मत ये चीज। दोनों मिलकर क्या बन गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलकर क्या बन गए, रिटन, ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल हो और गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट भी उसको लॉफुली अप्रूवल करे। ठीक है, तो बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो आप किसी को भी दे सकते हो और कोई भी उसको भजा सकता है, कोई भी उसको बैंक में जाकर देगा, उसके बदले उसको पैसा मिल जाएगा। जैसे क्या होता है बैरियर इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारा ये कैश हो गया, है ना। अब मैं ये 100 रुपए का नोट निकाला अपने जेब से, 100 रुपए का नोट निकाला और मैंने ये आपको दे दिया, और अब ये आप 100 रुपए का जो नोट है, आप किसी भी दुकान में जाओ, आराम से आप इसको यूज कर सकते हो, आराम से इसके बदले आपको जो भी चीजें चाहिए आराम से मिल सकता है। तो ये क्या हुआ, ये एक बैरियर इंस्ट्रूमेंट हुआ। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन। इन केस ऑफ बैरियर इंस्ट्रूमेंट, द बैरियर यानी जिसको आप दे रहे हो, जो धारक जो उस चीज को रखेगा अपने पास, द बैरियर में क्लेम द मनी विदाउट हैविंग हिज नेम मेंशन ऑन द चेक, है ना। तो अगर आपने एक सामने वाले को एक चेक दिया, बट उस चेक पे सामने वाले को नाम नहीं लिखा है, सामने वाले का नाम, उस चेक पे कोई किसी का नाम नहीं लिखा है, आपने उस पे जस्ट पैसा लिख दिया है और अपना साइन कर दिया है, तो वो जो चेक है कोई भी अपने बैंक में जाएगा, देगा और वो चेक उसका हो जाएगा, उसके बदले उसको पैसा मिल जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बैरियर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, है ना। क्या करेगा, अगर आप जिसको बोलते हैं ब्लैंक चेक, बोलता है ये लो ब्लैंक चेक, जितना पैसा भरना है भर लो और जाके ले लो, तो वो एक तरीके का बैरियर इंस्ट्रूमेंट हुआ, है ना। किसी को भी दे दो, बिना नाम लिखे आप ब्लैंक चेक दे दो, उस पर पैसा लिखकर बिना नाम लिखे दे दो, तो उसको सामने वाला भी यूज कर सकता है और उसका पड़ोसी भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है उसको, जब तक उस पर नाम नहीं लिखा है तब तक। ठीक है, तो इन केस ऑफ बैरियर इंस्ट्रूमेंट, द बैरियर में क्लेम द मनी, जो बैरियर है कभी भी वो मनी को क्लेम कर सकता है बैंक में जाके, भले उसका नाम उस पर लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है ना। इफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट, अगर मान लो कि आपका जो चेक है जिसपे कोई किसी का नाम ही नहीं लिखा है बट पैसा और साइन है, वो गुम हो जाता है, तो जिसको वो चेक मिलेगा ना, वो उस चेक को अपने किसी भी बैंक में, अपने बैंक में जाए तो उसके बदले उसको आराम से पैसे मिल जाएंगे। तो भैया ऐसे खाली चेक को ना कभी भी गुमने मत देना, और जैसे चेक आए तो जल्दी से अपना नाम लिख लेना, तो सिर्फ वो आपको ही मिल पाएगा और कोई उसका यूज नहीं कर पाएगा। बट अगर चेक पे पेई का नाम नहीं लिखा है ना, तो उस चेक को कोई भी चुरा सकता है और कोई भी उसके बदले बैंक जाके पैसा को क्लेम कर सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिनका नाम होगा सिर्फ उनको ही ट्रांसफर किया जाएगा, उनको ही कैश दिया जाएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसपे हम नाम लिखते हैं सामने वाले पर्सन का, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उनको, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बदले सिर्फ उसी पर्सन को कैश मिलेगा, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन को नहीं ले सकता। जैसे मैंने ये एक चेक लिया, ठीक है, ये देखो मैंने ये एक चेक लिया और इस चेक पे मैंने नाम लिख दिया, ध्यान से देखो ये चेक, है ना, बाकी सारी चीजें मैं यहां से मिटा देता हूं। ये एक चेक लिया,
है ना। इस चेक पे मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया इस चेक पे, ये स्टेट बैंक का चेक है ना। मैंने इंटरनेट से उठाया ये चेक को, तो भाई कोई इसका गलत इस्तेमाल मत करना भैया, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पेई में उस जिसको देना है उसका नाम लिख दिया, 10,000 रुपए देना, यहां पैसा लिख दिया, यहां पे फिर मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, अब ये चेक, इस चेक को कौन क्लेम कर पाएगा, ये 10,000 रुपए को कौन क्लेम कर पाएगा, ये मिहिर बजाज जो है ना, सिर्फ यही इसको क्लेम कर पाएगा। इसके अलावा कोई थर्ड या फोर्थ पर्सन इस चेक को नहीं क्लेम कर सकता है। ठीक है, यही होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सामने वाले के डिमांड ने किया, ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर पे आपने उस पर्सन के नाम का चेक इशू कर दिया, है ना। और बियरर में ऐसा नहीं होता, बियरर में हम किसी का नाम नहीं लिखते हैं, खाली चेक दे देते हैं, जिसको भी चाहिए अपना नाम लिखिए और निकाल ले पैसा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, एंड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी पेएबल टू ऑर्डर इफ it is expressed to be so payable or it expressed to be payable to a particular person and does not contain any words prohibiting transfer or indicating an intention that is shall not be transferable। इसके उस बंदे के नाम के अलावा और कुछ भी चीजें मत लिख देना, अदरवाइज वो चेक या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान्यता नहीं रही, उसकी वैलिड नहीं रहेगी। सिर्फ उस पर्सन का नाम लिख के, अमाउंट लिख के, साइन करके दे दो, वो बंदा अपना पैसा क्लेम कर पाएगा। तो ये होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जो है सेक्शन 11 और जो अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 11 में इसका जिक्र किया गया है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का। क्या होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, जरा उसको समझ लो। तो देखो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेएबल और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब ऐसा नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इशू कर रहा है, मतलब जो ड्रॉअर है यानी मैं ये चेक को इशू कर रहा हूं, तो मैं कहां का हूं, इंडिया का ही हूं, और मैं जिसको दे रहा हूं, जिस पेई को दे रहा हूं, मैं मान लो ये पेई तुम हो, तुमको जो ये चेक दे रहा हो, तुम कहां के हो, तुम भी इंडिया के ही हो, और तुम इस चेक को कहां पे क्लेम करोगे, कोई इंडिया के किसी बैंक में ही करोगे। ठीक है, देन इस तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपन इनलैंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्लियर है, देखो क्या लिखा है, एंड नेगोशिएबल ड्रॉन और मेड इन इंडिया, मतलब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ही ड्रॉन किया जाए, ड्रॉअर जो हो वो इंडियन ही हो, है ना, और मेड पेएबल, और उसको पेएबल भी, जिसको हम पे कर रहे हैं वो भी इंडियन ही है, और वो जहां ड्रॉई जिस बैंक से निकालेगा वो बैंक भी इंडियन ही है। देन इसको इनलैंड, खुद के घर का पैसा खुद ही के घर में, है ना, इंडिया का पैसा इंडिया में, तो इसको कहेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के अलावा बाकी जितने भी होते हैं उन सबको हम लोग फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि इट इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल आउटसाइड और इनसाइड इंडिया। मान लो ये कौन है, ये मैं हूं, मैं एक ड्रॉवर हूं जो चेक काट रहा है, बट मैं कहां का हूं, मैं हूं अमेरिका का। मैंने अमेरिका में चेक को काटा और मैंने ये सामने वाले पेई पर्सन को दिया, ये पेई पर्सन को दे दिया। ये पेई पर्सन कहां का है, ये इंडिया का है। अब ये जो चेक है वो इंडिया में इसको क्लेम करेगा। तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स को हम लोग फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मतलब जो ड्रॉअर है वो किसी और देश का है, पेई किसी और देश का है, और क्लेम किसी और देश में कर रहा है। इस केस में भी वो डॉक्यूमेंट को हम लोग फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है, या दूसरा केस ये होगा कि जो ड्रॉअर है, जो पैसा दे रहा है, ठीक है, वो भी अमेरिका का है, और जो पेई है वो भी अमेरिका का है, और जो चेक है वो अमेरिका का है, जो पेई जो है वो भी अमेरिका का है, और वो जो भजा रहा है, जहां क्लेम करेगा, मान लो वो इंडिया में क्लेम कर रहा है,
देन ये जो डॉक्यूमेंट इन दैट केस भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही कहलाएगा। जैसे यूट्यूब से पैसा आता है, यूट्यूब क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी है, पैसा वहां से आता है, मैं इंडियन हूं, मुझे, ठीक है। तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू मैं पैसे को क्लेम कर, यूट्यूब के पैसे को क्लेम कर पाता हूं, उस डॉक्यूमेंट को फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ना कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। आगे चलते हैं, चलो अगला है डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलो समझते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट को। तो देखो, अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज in which no time for payment is specified and a check are payable on demand, ठीक है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे ना कोई डेट मेंशन हो, ना कोई टाइम मेंशन, ऑन डिमांड तुमको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मैंने एक चेक काटा जिसपे आज का ही, या तो आज का डेट डाल दिया या मैंने डेट डाला ही नहीं, तो आप उसको ऑन डिमांड तुरंत बैंक जाकर सबमिट करो और तुरंत उसका पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डिमांड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। अब वो प्रोमिसरी नोट्स या ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज, ये प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये सब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ना तो टाइम, ना पेमेंट के स्पेसिफाइड क्यों पेमेंट जा रहा है, ना उसका टाइम, ना उसका डेट मेंशन हो, सीधे ऑन डिमांड आपको पेएबल हो जाए। ऐसे को हम लोग डिमांड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, देखो, एंड प्रोविजरी नोट और जो बिल ऑफ एक्सचेंज में बी पेएबल ऑन डिमांड, इसको हम ऑन डिमांड पेएबल और आफ्टर अ टाइम, इसको तुरंत भी हम भजा सकते हैं, या अगर हम डेट लिख के देंगे तो आज 5 अगस्त है बट 10 अगस्त लिख के दे दूंगा तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो 10 अगस्त को ही क्लेम हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अब पीएन यानी प्रोविजरी नोट्स और बी मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पेएबल ऑन डिमांड, ऑन डिमांड पे भी तुरंत भी मिल सकता है और उस पे आफ्टर अ टाइम, अगर मैं टाइम लिख दूं तो कुछ देर बाद भी आपको उसका, बट अ चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। बट जो चेक होता है ना वो हमेशा ऑन डिमांड पे ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नाउ यूजुअली सच इंस्ट्रूमेंट कंटेन द वर्ड्स पे एट साइट। ऐसे जो ऑन डिमांड वाले डॉक्यूमेंट्स, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कैसे ऑन डिमांड तुरंत पैसा मिल जाएगा उसके बदले आपको, तो उन पे एट साइट ऐसा लिखा होता है, पे एट साइट ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे तुमको मिला, तुम तुरंत बैंक जाओ, उसके बदले उसको कैश मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिमांड इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड थिंग है टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो अ टाइम इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज पेएबल आफ्टर सम टाइम, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो तुरंत आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, सामने वाला जब आपको दिया है उस पर जो डेट मेंशन है उसी डेट को या डेट को पैसा आपको मिलेगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग टाइम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। यूजुअली ट्रेड प्रैक्टिस इज आफ्टर 30, 60, 90 और 1। जनरली ट्रेडिंग के टाइम पे यूज करते हैं। जैसे मैंने एक शिप भेजा, कहां पे, अमेरिका, ठीक है। तो सामने वाला मेरे से बोला एडवांस दो, तो मैं बोला कि एडवांस का तेरे को पूरा पैसा दे रहा हूं चेक पे लिख के, बट ये पैसा तब तेरे को भेजेगा जब शिप पहुंच जाए, मतलब मेरे को पता है 5 दिन बाद शिप वहां पहुंच जाएगा, तो मैं आज से 5 दिन बाद का डेट डाल दूंगा, है ना। तो मुझे 5 दिन या 6 दिन का डेट डाल दूंगा। 5वें दिन शिप पहुंच गया, मैंने चेक कर लिया, शिप का सारा सामान मुझे मिल गया अमेरिका में, तो अब 6वें दिन वो उस पैसे को क्लेम कर पाएगा जो हमने लिख के दिया था। और मैंने नहीं चाहता हूं कि उसको पैसा मिले तो मैं चेक बाउंस करवा सकता हूं, है ना। नाउ लाइक पे 30 days आफ्टर साइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब आज 5 अगस्त को मैंने जो भी चीजें हैं उसको, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोविजरी नोट्स हो, मैंने आज 5 अगस्त को इसको इशू किया, बट मैं चाहता हूं कि ये 30 दिन बाद तुमको मिले, इसका पैसा जो है, इसको पैसा जो चीजें लिखी है वो तभी तुम क्लेम कर पाओ, कब, 30 दिन बाद क्लेम कर पाओ, तो ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो ना। या फिर पे 30 days आफ्टर डेट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, पे 30 days आफ्टर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जब तुमने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के 30 दिन बाद ही तुम उसको क्लेम कर पाओगे, या जो तुमको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है उस पर ऑलरेडी 30 दिन बाद का डेट डाला हुआ है, तो 30 दिन बाद ही तुमको उसका क्लेम कर पाओगे। इसको हम लोग टाइम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, अदर कुछ और भी टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट और क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये 3 को भी समझ लो। तो देखो यार, एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट
जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 17 के अंदर एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में कंफ्यूजन होता है होल्डर को। मतलब क्या हुआ, मान लो ये आप हो, है ना, मान लो ये मैं हूं, मैंने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सामने वाले को दिया, इसको बैंक में जाकर दे दिया, बैंक में जाकर एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये कौन है, ये है बैंक होल्डर, ये है बैंक होल्डर, ठीक है। मैंने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक बैंक होल्डर को दे दिया। अब इस बैंक होल्डर को कंफ्यूजन है कि भाई ये प्रोविजरी नोट वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक वाला तो समझ में आ जाता है, या ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। जब उसको कंफ्यूजन होता है तो वो किसी को भी, वो अपने हिसाब से उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को या तो वो प्रोविजरी नोट बोल दे या उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान ले। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर वो बंदा जो होल्डर है, अगर वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज वाला इंस्ट्रूमेंट मान लेता है, देन आगे जो प्रोसेस है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। बाद में मान लो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर रहा है, बट जब उसको भजाने गया, क्लेम करने गया, तो उसमें बहुत सारे कानून ऐसी चीजें हो रही हैं, तो बोल रहा है अरे नहीं यार, बिल ऑफ एक्सचेंज छोड़ो, मैं इसको पीएन मान लेता हूं, प्रोविजरी नोट मान लेता हूं ताकि जल्दी क्लेम हो जाए। तो ऐसा नहीं कर सकता। एक बार आपने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान लिया है तो वापस से उसको आप दूसरे फॉर्म में नहीं चेंज कर पाओगे, वो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के टर्म में ही ट्रीट किया जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, देखो लिखा है, इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट द होल्डर में ट्रीट इट इज एन, या तो होल्डर जो है उसको प्रोविजरी नोट की तरह ट्रीट करे या उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट कर रहा हो, देन इट इज सेड टू बी एन एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि उसको पता ही नहीं ना कि ये क्या है, तो वो उसको पीएन की तरह भी ट्रीट कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी ट्रीट कर सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वंस अ होल्डर ट्रीट एन इंस्ट्रूमेंट आइदर बिल और अ नोट, अगर जो होल्डर है उसको एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट कर दिया तो उसको अब उस डॉक्यूमेंट को एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ही ट्रीट करना होगा, बाद में उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, वहीं देखो इनकोहिट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, सेक्शन 20 के अंदर बताया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर इनकम्प्लीट या इनकोहिट इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो इनकम्प्लीट है। ठीक है, नाउ व्हेन यू साइन एन अनफिल्ड और एन इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज अ चेक और अ प्रोविजरी नोट and negotiate them just like any other negotiable instrument, it is called an inchoate instrument. जैसे एग्जाम्पल है ब्लैंक चेक इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। आपने एक चेक लिया और बस आपने उस पर साइन किया, ना ही पेई का नाम लिखा, ना ही आपने अमाउंट लिखा, और सामने वाले को दे दिया। अब वो सामने वाला जो बंदा है वो बंदा उस चेक में अपने मन के हिसाब से जो भी अमाउंट चाहे वो अमाउंट फिल कर लेगा, और जिसको वो खुद के पास रखना चाहता है तो खुद का नाम लिख लेगा, या जिसको भी वो देना चाहता है उसका नाम लिखकर वो थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देगा, और वो थर्ड पर्सन जो है आराम से उसको क्लेम कर सकता है, जो उस पर लिखा है उस मनी को आराम से क्लेम कर सकता है, और बेचारा ए कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो भैया ऐसे कभी भी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट जो है, नेगोशिएबल चेक हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रोविजरी नोट हो, इनकम्प्लीट किसी को ना दें, नहीं तो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सरकार को पता है कि इसको गलत इस्तेमाल कभी जल्दीबाजी में ऐसा हो गया, तो इस चीज से बचने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे प्रोविजरी नोट की बात करें या बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक नोटरी रहता है जिसपे कुछ स्टैंप लगा होता है, एक स्टैंप होता है ना, और उस हर स्टैंप की अपनी एक लिमिट होती है। जैसे इस प्रोविजरी नोट पे एक स्टैंप लगा हुआ है जिस स्टैंप की मैक्सिमम लिमिट है 10,000 रुपए,
ठीक है, 10,000 रुपए मैक्सिमम लिमिट है। और मैंने ना पेई का नाम लिखा, ना ही मैंने उस पे अमाउंट लिखा, बस साइन करके दे दिया। अब जब मैंने साइन करके बी पर्सन को दे दिया तो बी पर्सन चाहे, है ना, मुझे कितना, बी पर्सन ने डिमांड किया कि भाई मुझे कितना, मुझे सिर्फ 2,000 रुपए चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है यार, मेरे पास टाइम नहीं है, ये ले मैं ब्लैंक दे रहा हूं तेरे को करके, तू 2,000 रुपए लिखकर अपना नाम लिखकर निकाल लेना। बट जो सामने वाला पर्सन बी है, इसके दिमाग में खुरपाती मचा, इसने सोचा कि चुरा लेते हैं, उसने 2,000 चाहिए तो सिर्फ 2,000 उसको था, बट 2,000 की जगह पे उसने कितना लिख दिया, 12,000 रुपए। उसको पता ही नहीं कि उसके पे जो स्टैंप लगा है उसकी जो लिमिट है वो 10,000 की है। तो उसने 12,000 लिखकर क्या कर दिया, उसने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया। अब थर्ड पर्सन जब क्लेम करने गया तो उसको सिर्फ 10,000 रुपए तक ही क्लेम कर पाएगा, बाकी का 2,000 रुपए उसको नहीं मिलेगा। इस केस में थर्ड पर्सन उस पर केस कर सकता है, और ए वाला तो करेगा ही केस कि भैया तुमने जब भी 2,000 रुपए बोला था तो मेरे से 10,000 रुपए लिखकर मेरे अकाउंट से क्यों घपला कर लिए। तो ये इस केस में बी के ऊपर केस कर सकता है। सी को कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, क्योंकि सी को तो बी ने दिया है ना, गलती तो बी की है। ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को इनकम्प्लीट कहा जाता है ना। क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो देखो यार, क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझो इसको, मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं, है ना। तो क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ऐसे समझो, मान लो ये पर्सन ए है, ये पर्सन जो है सी को पैसा देना चाहता है, बट ये डायरेक्ट इसको नहीं दे पा रहा है किसी भी वजह से। तो इसने क्या किया, जो पैसा है या जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो किसको दे दिया, बी को दे दिया, थर्ड पर्सन को दे दिया, और बोला कि भाई तू उसको दे देना। तो बी की जिम्मेदारी बनती है, बी का राइट बनता है कि वो बी जो है बिना उसको कंज्यूम किए या बिना उसके पर्सनल यूज किए उस इंस्ट्रूमेंट को थर्ड वाले को ट्रांसफर कर दे, है ना। और अगर बी जो है, जो थर्ड पर्सन है, अगर उसको वो कंज्यूम कर लेता है या उसको पर्सनल यूज थोड़ा उसमें से कुछ यूज कर लेता है या कंज्यूम कर लेता है, तो उसका राइट होता है कि जितना भी उसने कंज्यूम किया उतना वो ऐड करके ये सेकंड पर्सन को ट्रांसफर कर दे, है ना। ऐसे डॉक्यूमेंट, मतलब देना किसी और को था लेकिन दिया किसी और ने, है ना। देना ए को था बट दिया किसने, बी ने। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपन क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, यहां पे पढ़ सकते हो। जैसे गवर्नमेंट प्रोविजरी नोट्स, गवर्नमेंट जो है प्रोविजरी नोट्स हो, हुंडीज हो, रेलवे रिसिप्ट्स हो, बिल ऑफ लैंडिंग हो, हैव बीन हेल्ड नेगोशिएबल बाय यूजेस और अ कस्टम सिंस दिस इंस्ट्रूमेंट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। दिस आर सेड टू बी बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ क्वासी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आने वाला है वो है, नेक्स्ट टॉपिक यार चेक है। चेक अपने में एक बहुत बड़ा है। मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में अपन चेक भी खत्म कर लेंगे, बट 1 घंटे के आसपास की वीडियो बन चुकी है ना। तो चेक जो है मैं किसी और वीडियो में चेक और एंडोर्समेंट को दोनों को एक साथ कर दूंगा, और फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजरी नोट बचेगा उसको एक वीडियो में कर दूंगा। तो जनरली यूनिट 1 जो है हमारा, जो यूनिट 1 है, ये 3 पार्ट में मैं वीडियो बनेगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। 3 पार्ट में ये यूनिट 1 को मैं खत्म करूंगा, है ना। मैं वन शॉट में तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना डिटेल में चीजों को समझना है तो भाई वीडियो तो लंबी होगी। ठीक है, दैट्स वाई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बना रहा हूं ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ओके, चलिए, आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। तो और कमेंट करके बताओ यार आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पार्ट 2 कितनी जल्दी आपको चाहिए। जल्द से जल्द जितना ज्यादा कमेंट करोगे मैं उतनी जल्दी पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आऊंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।